ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 है हमारे पास। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 1 inch longer then twist the width and its parameter is less than 80 inch, then the maximum width of the rectangle is as an integer is। एक मैथमेटिशियन है, उनका कॉल ये है कि अगर आप मुझे एक प्रॉब्लम देते हैं और मुझे 100 मिनट देते हैं आप उसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं 90 मिनट्स क्वेश्चन समझने पे लगाऊंगा और 10 मिनट्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप 99 मिनट्स 100 मिनट्स हैं टोटल, तो मैं 99 मिनट्स समझने में लगाऊंगा, 1 मिनट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो हमने पहले क्वेश्चन को समझना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 इंच लॉन्गर देन ट्विस्ट द विड्थ। इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी जो विड्थ है वो डबल अगर कर दी जाए और उसमें 1 इंच का इजाफा कर दिया जाए तो वो उसकी लेंथ के इक्वल होगी। इसको हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में हम कहते हैं कि जो इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी विड्थ है, इसको हम लेट करके कोई नाम दे देते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि इसका नाम है एक्स रेक्टेंगल का, और इसका डबल क्या बनेगा, 2x बनेगा, और 1 इंच लॉन्गर। देन इट मीन्स दैट अगर एक्स्ट्रा है तो हम ऐड करते हैं, अगर कम है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो जो 2x + 1 है वो इसकी लेंथ बन जाएगी। सो हमारे पास विड्थ x है तो लेंथ क्या होगी, 2x + 1 होगी। सो हम इसको मैथमेटिकली राइट करते हैं। हम लेट करते हैं कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2x + 1। इसको हम y का नाम दे देते हैं। सो मैथमेटिकली हम लिखते हैं इसको कि हमारे पास x जो है वो विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो क्या बनेगी, 2x + 1 बन जाएगी। सो उसके बाद हम आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 इंच लॉन्गर देन ट्विस द विड्थ। ये बात तो हो गई। उसको कहता है इट्स पैरामीटर इज लेस देन 80 इंच। जिसका पैरामीटर है वो 80 इंच से लेस देन है। पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर हमारे पास ये होता है कि टोटल मेजरमेंट ऑफ द वॉल। ये हमारे पास दीवार है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इन सब को हमने ऐड करना है। सो दैट एडिशन इज कॉल्ड पैरामीटर। सो इस एडिशन में एक लेंथ आती है, ये दूसरी लेंथ, 2 लेंथ एंड 2 विड्थ हैं तो 2 विड्थ। सो इसका फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 2 लेंथ + 2 विड्थ। सो ओवरऑल जो इसका फार्मूला बनेगा वो होगा 2 × लेंथ + विड्थ। सो हमारे पास विड्थ x है और लेंथ जो है वो 2x + 1 है। इन दोनों को हम ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट्स पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो बाय गिवन कंडीशन जो आपके पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम x को और 2x + 1 को। x हमारे पास विड्थ है और 2x + 1 विड्थ है। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 6x + 2। देन वो कहते हैं लेस देन 80 इंच है, तो इसका मतलब है 6x + 2 जो कि पैरामीटर है वो लेस देन 80 है। अब क्वेश्चन क्या है, देन द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है अगर पैरामीटर ये हो तो, और कंडीशन ये हो तो। ठीक हो गया। सो हम कहते हैं हमने विड्थ मालूम करनी है, तो जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हमने x को लेट कर लिया था कि ये विड्थ है, तो हम x की मैक्सिमम वैल्यू मालूम कर लेंगे। जब हम 6x + 2 < 80 को सॉल्व करते हैं
सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है लेस देन 13। इट मीन्स दैट के विड्थ जो है वो 13 से कम होगी। वो 12 हो सकती है, 11 हो सकती है, ठीक हो गया ना। लेकिन हमने मैक्सिमम देखना है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम में ऑप्शन 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। अब लेस देन आर इक्वल टू नहीं है, इसलिए ये 13 नहीं हो सकती, ठीक हो गया। और 11 और 12 ये दोनों ऑप्शन है। अब इनमें से जो मैक्सिमम है वो 12 है, सो हमारे पास जिसका ऑप्शन आएगा वो 12 ही होगा। सिमिलरली हम ऑब्जेक्टिव नंबर 2 पे आते हैं। ये भी आसान सा एक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। दी ऑपरेशन, इस टाइप के 3-4 एमसीक्यूज थे, तो मैंने कहा ये आसान है, आप लोगों से इजीली हो जाएंगे, बट मैंने कहा चलो एक आइडिया के तौर पे आ जाए आपके सामने, ताकि अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप का है तो आपको आइडिया हो कि हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें कहते हैं हैश जो है ये एक ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन से याद आया कि हम डिस्कस करते हैं बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप थ्योरी के अंदर। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, वो कोई ना कोई उसकी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, तो इसलिए उसको हम बाइनरी ऑपरेशन का नाम दे देते हैं। वो एडिशन भी हो सकती है, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, वो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। सेम है, यहाँ पे हैश को भी उसने एक ऑपरेशन का नाम दिया है, और उसने इस ऑपरेशन को डिफाइन भी किया है, और उसकी डेफिनेशन है a हैश b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो हमारे पास जो इसका उसने डेफिनेशन दी है वो है a हैश b। वो कहता है a हैश b जो है ये आपके पास इक्वल है a हैश b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो अब वो क्या कहता है कि ये आपके पास इसका ऑपरेशन को उसने डिफाइन किया है। अब आपने क्या काम करना है, वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 हैश एक्स। आपके पास वो कहते हैं 5 हैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब ये हमने मालूम करना है, 5 हैश एक्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है, दैट्स आवर क्वेश्चन। और इसके बाद वो क्या देता है, एक्स की वैल्यू देता है हमें। वो कहता है एक्स की जो वैल्यू है वो है 2 हैश 4। एक्स जो है वो इक्वल है 2 हैश 4 के। सो फर्स्टली हमने जो चीज़ मालूम करनी है इसको हम बाद में लिख लेते हैं। तो पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की जो वैल्यू है वो है 2 हैश 4। तो हमने कंपैरिजन करना है, अगर a को हम कहते हैं कि 2 है, b हमारे पास क्या है 4 है। सो इस फार्मूले के मुताबिक जो x की वैल्यू बनेगी वो होगी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 square. So 2 square is equal to 4 and 4 square is equal to 16. So we get answer which is equal to 20. So x की वैल्यू क्या है 20 है। अब हमने रिलेशन मालूम करना है 5 हैश x का। सो कंपैरिजन करना होता है हमने मतलब 5 हैश 20 आ गया ना, x की वैल्यू आ गई। अब a 5 है, b 20 है, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर, मतलब हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन 20 का स्क्वायर। So 5 square is equal to 25 and 20 square is equal to 400. So we get answer which is equal to 425. So हम देखते हैं क्या हमारे पास इस टाइप का कोई ऑप्शन है। Yes, 425 is our correct answer. So हम यहाँ पे टिक कर देते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 425 आ जाएगा। So that's our correct answer. थर्ड क्वेश्चन है इस टाइप के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन थे, मैंने एक सेल्फ असेसमेंट में भी आपको दिया हुआ है, ये कैलकुलस से ही है। इसमें वो कहते हैं इफ द लाइन, एक लाइन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये एक लाइन है, डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व इन 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू बी। ये कर्व है, ये एक लाइन है, तो ये लाइन जो है इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करती, देन क्या कंडीशन बन सकती है। मैं इसको डिफाइन करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर हमारे पास एक कर्व है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में एक कर्व है ये वाली, ठीक है, और इस कर्व को उसने डिफाइन किया है कि ये कर्व है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू बी।
दैट इज 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू बी। तो ये कर्व है और वो कहते हैं एक लाइन है और लाइन को उसने डिफाइन किया है दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू ए। तो ये एक लाइन है, वो कहते हैं ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करती x प्लस वाई इक्वल टू ए। तो क्या कंडीशन होगी ए और बी को लेके? तो इन कैलकुलस वी हैव अ थ्योरम। वो थ्योरम क्या होता है कि अगर एक लाइन एक कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, तो जो उसके रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे। इन दो कर्व और लाइन को मिला के इनमें जो एक्स और वाई आ रहा है आपके पास ना, तो इनके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे हमारे पास? इमेजिनरी होंगे। रूट्स आर इमेजिनरी, क्योंकि अगर रियल रूट्स होते हैं तो वो एक दूसरे को कट इंटरसेक्ट कर जाते हैं, और अगर कट नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं करे, तो उसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। अगर कल का लेक्चर याद हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जो हो वो आपके पास लेस देन जीरो यानी नेगेटिव होता है। अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इट मींस दैट कि उसके रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो वो जो कर्व है और एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है, उन दोनों का आंसर जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसी बात को माइंड में रखते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। हम पहले x प्लस वाई इक्वल टू ए इस लाइन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और इस में पुट कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालते हैं x प्लस वाई इक्वल टू ए, और इधर है 1 प्लस एक्स प्लस 1/y इक्वल टू बी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लाइन है, सॉरी कर्व है, और लाइन जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू ए। सो आपने यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? a माइनस एक्स। तो वो हम इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है, y की जगह पे हम पुट कर देते हैं a माइनस एक्स। सो आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है, विच एलसीएम जो है आपके पास वो आएगा x मल्टीप्लाइड बाय a माइनस एक्स। तो आपने इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से x था तो इधर ऊपर आ जाएगा a माइनस एक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, इधर x कट जाएगा, ऊपर आएगा a माइनस एक्स, और इधर a माइनस एक्स कट गया तो आपके पास ऊपर आ जाएगा x विच इज इक्वल टू दैट वैल्यू। सो x से x कट जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा? a ही आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना x को। सो वी हैव एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अब b के साथ हम मल्टीप्लाई जब करेंगे सो दैट बिकम्स एक्स ए बी, और ये आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर। तो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी कुछ, दैट इज इक्वल टू दैट वैल्यू, और ये रेज हो जाएगा। अब प्लस ए है, इस साइड पे हमारे पास माइनस ए हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो वी हैव माइनस ए दैट इज इक्वल टू जीरो। माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएगी, बी एक्स के प्लस में हो जाएगा, और ए भी जो है ये प्लस में हो जाएगा, और बाकी आपके साथ पास बच जाएगा ए बी एक्स जो कि नेगेटिव में आ जाएगा माइनस दैट वैल्यू। बल्कि उसको हम पहले ही लिख लेते हैं ताकि तरतीब रहे, प्लस ए इक्वल टू जीरो। सो हम देख रहे हैं कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसमें आपने अब कंपैरिजन करना है। तो आपके पास जो a है उसकी वैल्यू बन जाएगी b, और जो आपके पास b है उसकी वैल्यू बन जाएगी ए बी माइनस ए बी, और जो c है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी a। तो a b c की वैल्यू निकालने के बाद आपने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाल रहे हैं? मैंने अभी बताया कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या होने चाहिए? नेगेटिव होंगे देन इमेजिनरी होंगे। इसका मतलब है कि लाइन और कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सो डिस्क्रिमिनेंट
नेगेटिव होना चाहिए। सो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू है -ab, सो हम यहाँ पुट कर देते हैं -ab का स्क्वायर -4ac. So value of a is b and value of c is a. It means that we have ab that is less than 0. So हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a square b square -4ab less than 0. a square b square -4ab that is less than 0. अब ab हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास ab कॉमन आ जाएगा. So we have ab -4, ab -4 less than 0 जी. सो अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई. यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है आपको. इसमें वो कहता है कि आपके पास दो केस बन सकते हैं. अब सर गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास आंसर एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव हो तो उसका आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही आता है, ग्रेटर देन 0 आता है. लेकिन यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ रहा है. अब नेगेटिव आंसर कब आता है कि एक वैल्यू नेगेटिव हो और एक वैल्यू पॉजिटिव हो. सो माइनस प्लस माइनस होता है. सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आता है. सो क्वेश्चन इज दैट कि हम किस वैल्यू को नेगेटिव लें, किस वैल्यू को पॉजिटिव लें. अब नेगेटिव लेने का मतलब ये है कि एक वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी और एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी. आई होप सो बात की समझ आ रही है. अब ये देखें ना, एक वैल्यू ये है हमारे पास जिसको हमने ए बी का कहा हुआ है और दूसरी वैल्यू है ए बी -4. दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं. इसका मतलब ये हुआ कि आंसर नेगेटिव आ रहा है. या ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. इस टाइप का सीन है. तो अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी आंसर पॉजिटिव आना था, दोनों पॉजिटिव होते तो भी आंसर पॉजिटिव आना था. तो हम दोनों केस अप्लाई करके देखते हैं. हम पहले कहते हैं कि ए बी जो है ये नेगेटिव होगा और ए बी -4 जो है ये पॉजिटिव होगा. ए बी -4 इज पॉजिटिव. एक केस हम ये अप्लाई करते हैं. दूसरा केस हम कहते हैं कि ए बी जो है ये पॉजिटिव है तो ए बी -4 जो है ये नेगेटिव होगा. ठीक हो गया. अब जब हम सॉल्व करते हैं इस पहली कंडीशन को, ए बी लेस देन 0 है, तो दूसरी कंडीशन देखते हैं ए बी -4. अब -4 है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा. तो ये कंडीशन क्या बनेगी कि ए बी जो है 0 से छोटा है, 4 से बड़ा है. मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ए बी जो है फॉर्मूला हम कहते हैं दैट इज 0 और दैट इज 4. अब वो कहता है ए बी जो है वो 0 से छोटा है. अगर 0 से छोटा है तो वो इधर एग्जिस्ट करेगा और दूसरी कंडीशन कहते हैं कि वो 4 से बड़ा है तो वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा. अब ए बी का आंसर इधर और इधर दो ऑप्शन हैं तो दोनों में ने एक ही साइड पे होगा ना. अब एक ही नंबर है वो दो साइड पे तो नहीं हो सकता. तो हम दूसरी कंडीशन देखते हैं. दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि ए बी 0 से बड़ा है और लेस देन 4, 4 से छोटा है. अब ये वाली बात थोड़ी समझ आती है कि वो ये कहना चाह रहा है कि ए बी जो है वो 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है. इट मीन्स दैट कि ये कंडीशन जो है हमें सूटेबल लग रही है कि ये बात समझ में आती है कि ए बी का आंसर 0 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, मतलब वो इस इंटरवल के दरमियान में होगा. सो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा कि ए बी ग्रेटर देन 0 है और ए बी लेस देन 4 है. जब इसको हम कंपाउंड इनइक्वालिटी में लिखते हैं तो वो कुछ ऐसे बनेगा 0 लेस देन ए बी लेस देन 4. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इनइक्वालिटी. सो इस सिचुएशन में हमारे पास ये वाला जो केस है ये रिजेक्ट हो जाएगा. इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं. ये हमारे पास गलत हो जाएगा तो ये केस ही हमारे पास सूटेबल होगा. सो दैट्स आवर एग्जैक्ट आंसर. सो हम कहेंगे कि 0 लेस देन ए बी लेस देन 4. सो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ये क्या होगा, करेक्ट होगा. आई होप सो समझ आ गया होगा सबको. इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. चलिए, आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैंने एक सेल्फ असेसमेंट दी है. वो क्या है कि एक लाइन है डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, इस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करती.
तो आपने इसमें से p की वैल्यू बतानी है, जो कि लाइन में भी है और कर्व में भी है। कंसेप्ट में आपको अगेन रिवाइज कर दूं कि अगर एक लाइन एक कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इट मीन्स दैट के कर्व और लाइन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, रियल नहीं है। मतलब इन दोनों में से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। सो वहां से आपने, अब लेस देन 0 है तो आपको p की वैल्यू का आइडिया भी हो चुका होगा कि लेस देन 0 है तो p ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है। अब आंसर ये है, या कहीं पे कंडीशन चेंज होती है तो आंसर कुछ चेंज होगा। ये अब आपने खुद सॉल्व करना है और बताना है कि सर इसका ये आंसर आया है। ठीक हो गया। इस तरह के 4-5 और एमसीक्यूज भी हैं, वो शायद आपके जो मंथली टेस्ट होगा उसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 6। जी जस्ट वेट, मैं पानी थोड़ा सा। जी आप इस एमसीक्यूज को रीड करें और कोई आइडिया अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप आइडिया दें आप कि इसमें क्या कैसे किया जा सकता है। जी, a rectangular plate expands in such a way that its length changes from 10 to 10.03। यहाँ तक कि हम पहले समझ लेते हैं। वो कहता है एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी लेंथ पहले 10 थी, अब एक्सपेंड होके 10.3 हो गई है। हम इसको ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इसकी जो लेंथ है ये पहले यहाँ तक थी, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 10 मीटर, और फिर वो एक्सपेंड होके फैल के कितनी बन गई है जी, 10.3 बन गई है। अब जो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है लेंथ का वो आ रहा है 10.3। जी आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं। आगे वो कहते हैं इट्स ब्रेड्थ चेंजेस फ्रॉम 8 टू 8.02, 10.03 है। अच्छा, उसकी जो ब्रेड्थ है वो भी चेंज होके 8 से 8.02 बन गई है। सो ब्रेड्थ चेंजेस फ्रॉम 10.03 है। इसकी ब्रेड्थ पहले थी कितनी, सॉरी, 8 से 8.02, पहले इसकी ब्रेड्थ 8 थी, अब इसकी ब्रेड्थ जो है वो चेंज हुई है और चेंज होके ये बन गई है 8.02। सो ये आपके पास न्यू रेक्टेंगल बन जाती है। न्यू रेक्टेंगल कुछ इस शेप में बनेगी, मीन यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी इस टाइप। तो वी हैव अ न्यू रेक्टेंगल जिसकी लेंथ इतनी चेंज हुई है। लेंथ में कितना चेंज आया, 0.03, और ब्रेड्थ में कितना चेंज आया, 0.02। जी ये हमारे पास चेंज आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज दैट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर चेंज इन इट्स एरिया। अब हमने बताना है कि इसका एरिया में कितना चेंज आया होगा। दो मेथड है, पहला एक सिंपल मेथड है, दूसरा थोड़ा सा लॉजिकल मेथड है। लॉजिकल मेथड आसान है वैसे। सिंपल मेथड ये है कि आप लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करें, आपके पास एरिया आ जाएगा प्रीवियस। उसके बाद आप न्यू लेंथ मल्टीप्लाई न्यू ब्रेड्थ करें, आपके पास न्यू एरिया आ जाएगा। फिर न्यू एरिया में से प्रीवियस एरिया आप माइनस करें तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। दैट इज एक्यूरेट बट नॉट एग्जैक्ट आंसर। ठीक हो गया। अब एग्जैक्ट आंसर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, दैट इज एक्यूरेट, वो आंसर भी गलत नहीं होगा, वो भी ठीक होगा, बट एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जो लेंथ है वो आपके पास एल होगी और ब्रेड्थ जो है वो आपके पास बी होगी। लेट लेंथ
बी एल एंड ब्रेड्थ जो है आपके पास इज बी, सो एरिया इज, या हम चलो आपने डेरिवेटिव एक्स और वाई में डिस्कस किए हुए हैं तो हम इसको एक्स और वाई में ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। सो एरिया इज ए विच इज इक्वल टू एक्स वाई। सो आपके पास जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल आ जाता है, एक्स वाई के इक्वल आ जाता है। सो एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हमने क्या मालूम करना है, चेंज इन एरिया। सो चेंज को हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं, ठीक है। सो हम डिफरेंशियल ले लेते हैं ए का। सो डिफरेंशियल अगर हमने लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया है तो हमें राइट साइड पे भी डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। सो x इज अ फंक्शन दैट इज लेंथ फंक्शन, y इज विड्थ फंक्शन। सो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका आपने डेरिवेटिव लेना हो या डिफरेंशियल लेना हो तो हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट सेम यानी x सेम आएगा डिफरेंशियल ऑफ y, प्लस सेकंड सेम यानी y सेम डिफरेंशियल ऑफ x दैट इज इक्वल टू dx। सो आपके पास जो चेंज इन एरिया आएगा वो किसके इक्वल आएगा, x dy प्लस y dx के। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। अब x क्या है, ओरिजिनल लेंथ, और dx क्या है, चेंज इन लेंथ। सेम एज y ओरिजिनल ब्रेड्थ और dy ओरिजिनल सॉरी चेंज इन ब्रेड्थ। सो अगर हम कहते हैं कि x जो है वो लेंथ है, सो लेंथ को उसने कहा था 10 होती है, x मैं यहाँ पे चलो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। लेंथ हमारे पास 10 थी और चेंज इन लेंथ जो है वो है 10.03। सो इसका मतलब है 0.03 जो है आपके पास dx होगा, दैट इज इक्वल टू dx। सिमिलरली y जो है ये हमारे पास ब्रेड्थ है जो कि उसने कहा था 8 होगी, एंड चेंज इन ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू dy विच इज इक्वल टू 0.02। सो हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, x dy मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय dy विच इज इक्वल टू 0.02। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट आंसर विच इज इक्वल टू 0.2। आई थिंक दैट प्लस y है आपके पास 8 और dx आपके पास है 0.03। 8 3 0.24 आ जाएगा इसका आंसर। सो जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास चेंज इन एरिया जो है आपके पास वो आ जाएगा 0.44। सो कैलकुलेशंस को देख लिया करें, मे बी जल्दी में गलत हो जाए। सो आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.044, 0.44 सॉरी। सो ये इसका सोल्यूशन। सिमिलरली लास्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। लास्ट एमसीक्यूज भी अप्लाइड कैलकुलस का है सोल्यूशन जी। इसमें क्या कहता है वो कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइड इज गिवन बाय द फार्मूला। वॉल्यूम का फार्मूला है एक्स वाई जी। if this solid is compressed from above so that z is decreased, z decrease हो जाएगा। इसको हमने कंप्रेस किया है उस वॉल्यूम पैरेलल पाइड को। तो वो कहता है कि while x and y each is increased by, x और y में इजाफा हुआ है बट z में कमी आई है। what percentage change will be in v, v में कितने परसेंट चेंज आया होगा। अब उसने में v का फार्मूला दिया है और हमने चेंज इन v मालूम करना है। तो भी आपको आइडिया हो गया होगा कि जिसमें आपने चेंज मालूम करना है उसका आप डिफरेंशियल ले लेते हैं। सो चेंज इन v है आपके पास एक्स वाई जी। सो वी राइट इट एज हियर, बल्कि यहीं पे कर लेते चले। अच्छा जी, v इज इक्वल टू एक्स वाई जी। अब हमने डिफरेंशियल ले लेना है d ऑफ v। अब तीन फंक्शन है, सो तीन फंक्शन पे प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं कि अगर आप एक्स वाई को एक फंक्शन कंसिडर करें, जी को दूसरा फंक्शन कंसिडर करें। तो ये बच्चों के समझाने के लिए होता है, आप माशाल्लाह सारे ही जीनियस पर्सन हैं। सो 3 का जब हो ना तो आपने 2 को कांस्टेंट रख के तीसरे का डिफरेंशियल निकाल लेना है। एक्स वाई को कांस्टेंट रखा, जी का डिफरेंशियल निकाल लिया। इसी तरह एक्स और जी को कांस्टेंट रखा, वाई का डिफरेंशियल निकाल लिया। फिर वाई और जी को कांस्टेंट रखा, डी का डिफरेंशियल निकाल लिया। सो दैट इज सिंपल ट्रिक ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव or differential of three product of three variables, three functions। अब इसमें x y और z क्या है वो देखते हैं हम कि x में जो चेंज आया आपके पास वो है कितना बताया उसने 0.75, ठीक हो गया।
y में जो चेंज आया वो है 0.75। इसी तरह z में जो चेंज आया, क्योंकि x y का उसमें सेम का, और z में चेंज आया 2%। ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो, मैं इनकी वैल्यूज लिख लेता हूँ, dx सेम एज dy सेम एज dz। d मतलब चेंज, x मीन x में कितना चेंज आया 0.75। इसका मतलब है कि 75/100। अब ये परसेंटेज दी है उसने, सो हम कहते हैं 75/100x, क्योंकि x का 75% चेंज आया है। सिमिलरली y में भी यही आ जाएगा 75/100y, कि y में इतने परसेंट चेंज आया है। z में 2% चेंज आया तो हम कहते हैं माइनस में, क्योंकि वो डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है इसलिए पॉजिटिव में थे। सो वी हैव 2/100 z। सो आपको dx dy dz की आई होप तो समझ आ गई है। सो हम dx dy dz की वैल्यूज वॉल्यूम में पुट करते हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया, कितने परसेंट। एक्स वाई वैसे रहेगा, डी जी की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। कंट्रोल से ये मैं डी जी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो वी हैव दैट वैल्यू, सेम एज डी वाई की जगह पे मैं उसकी वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज 75/100। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली डी एक्स है, डी एक्स का आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्स वाई जी इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। ये जो माइनस, मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया जी। सो एक्स वाई जी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अगर हम एक्स वाई जी कॉमन लेते हैं, एक्स वाई जी, सो वी हैव -2/100 प्लस 75/100 प्लस 75/100। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं सारे को, सो हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल में वो आएगा 75/75, डेढ़ डेढ़ -2, हाफ बच जाएगा। सो ये आपके पास बन जाएगा, ये देखे ना, -2 है ना, और ये 75/75 150 हो जाएगा, और ये 2 है। सो 2 में से 1.5 माइनस करें तो 0.5 बच जाएगा। इट मीन दैट -0.5 का मतलब है 5/10, मीन हाफ बन जाएगा ना। यस, हाँ 0.5/100। बस आप ऐसे ही लिख देते हैं 0.5/100 जी। इट मीन दैट 0.5% हम कह सकते हैं। अब एक्स वाई जी जो है, ये क्या था हमारे पास, वॉल्यूम ही था। सो डी वी मतलब वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना आया, ओरिजिनल वॉल्यूम का 0.5% में नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो पहले वॉल्यूम था, जो नया वॉल्यूम है वो उससे कम है। ठीक हो गया ना। आई होप सो ये बात आपको समझ आ गई है। सो इसमें आप देखेंगे कि डिक्रीज 0.5, ये आपके पास ऑप्शन होगा। अगर आंसर पॉजिटिव में आता तो वो 0.5 इंक्रीज होता। इसी तरह बाकी ऑप्शन भी हैं आपके पास। मीटिंग नियर टू बी एंड है। कोई